नमस्कार बच्चों। और मैं राज सर आपको स्टडी विथ राज सर जो हमारा चैनल है बच्चों, उसके तहत आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया बच्चों। ये देखिए, ये जो बताया था आपको फंडामेंटल राइट बताया था उससे संबंधित है और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो मतलब जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट सारे अनुच्छेद वगैरह पीछे आते हैं, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी हाल ही में जो आपका यूपीपी का एग्जाम हुआ है, भर भर के क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। तो जो बच्चा देखा होगा वो निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ होगा, जो नहीं देखा होगा निश्चित रूप से वंचित रह पाए होंगे। तो आशा करते हैं कि सबका सिलेक्शन हो। वो अच्छे से पढ़िए बच्चों। आइए देखते हैं। मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया था, तो उसमें बताया था मौलिक अधिकार के बारे में। किस पर चर्चा किए थे बच्चों? मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किए थे। तो मौलिक अधिकार तो आपको समझ में आया कि एक प्रकार का अधिकार है, ठीक है। और प्रारंभ में कितने अधिकार थे? 7 थे, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए? आपके 6 हो गए। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिनको नहीं मालूम है, हमारा पिछले वाले वीडियो देख ले। लेकिन जो मौलिक अधिकार था, तो आपके दिमाग में प्रश्न बना हुआ कि सर ये अधिकार सिर्फ मौलिक अधिकार होता है कि और भी कई तरह के अधिकार होते हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि आपको बता दूं, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, भारत में कितने प्रकार के अधिकार हैं, सबसे पहले आप ये जान चाहिए। तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 4 प्रकार के। पहला कौन है बच्चों? मौलिक अधिकार। और दूसरा क्या है? मेरे साथ आप भी बोलिए, संवैधानिक अधिकार। और तीसरा क्या है बच्चों? कानूनी विधिक या सांविधिक अधिकार। और चौथा क्या है? मानव अधिकार, ठीक है। तो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। हम अगर पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें चर्चा की मानव अधिकार या मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं। मतलब इसको पहले बहुत ईजी बता दूं। पहले तो मानव होने के नाते, एक मैं मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं, ठीक है। तो मानव होने के नाते जो व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मानव अधिकार या मानवाधिकार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक अधिकार ये हो गया। और दूसरा अधिकार के बारे में भी चर्चा मैंने आपसे कर लिया है। मौलिक अधिकार या इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया हुआ है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेदों में भी विभक्त है। मतलब ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और इसके बाद इसको अनुच्छेदों में भी बांटा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है मैंने बताया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आपका ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो एक मौलिक अधिकार हो गया और एक मानवाधिकार हो गया। अब 2 आपको नई चीजें और देखने को मिलेंगी। तो दूसरा क्या है? ये संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। ये क्या कहना चाह रहा है? मतलब जैसे ये मौलिक अधिकार था, ये भाग 3 में दिया हुआ था और इसके बाद अनुच्छेद में विभक्त था। तो उसी प्रकार से बच्चों संवैधानिक जो अधिकार है, यह भी अनुच्छेदों में क्या होता है? विभक्त होता है। ध्यान से समझिएगा, जो संवैधानिक अधिकार होता है यह अनुच्छेदों में क्या होता है? विभक्त होता है। लेकिन यह भाग 3 से क्या होता है? बाहर होता है। अगर भाग 3 की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, फंडामेंटल राइट की, या इसी को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। वीडियो देखिएगा, बताया मैंने। तो ठीक है बच्चों, तो क्या क्लियर हो गया कि संवैधानिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद में दिए रहते हैं। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेदों में तो दिए रहते हैं, लेकिन भाग 3 में नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, जो भाग 3 में न हो वह भाग 3 से बाहर हो, लेकिन उसका वर्णन कहां पर हो? अनुच्छेदों में दिया गया। जो और भी तरह के अधिकार होते हैं वो सारे क्या जाएंगे? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कानूनी या विधिक या सांविधिक। थोड़ा सा फंसेंगे आप कि संवैधानिक और सांविधिक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए विधिक, विधिक आप विधि या लॉ जिसमें बोलते हैं कानून, या फिर यहाँ पे कानूनी, या फिर विधिक या सांविधिक। तो ये तीनों एक ही चीज है। चाहे कानूनी अधिकार बोल दे, चाहे विधिक अधिकार बोल दे, और चाहे क्या बोल दे बच्चों? सांविधिक अधिकार, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज है। हाँ, अब इनका वर्णन कहाँ पर है? संसद व विधान मंडल। यानी ये जो कानूनी या विधिक या सांविधिक जो आपका है ये अधिकार है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है? इसकी बनावट कौन करता है? तो क्या बताएंगे? ये संसद के द्वारा इसका निर्माण होता है। मेरे साथ बोलिए, संसद के द्वारा इसका निर्माण होता है और विधान मंडल के द्वारा होता है, ठीक है। केंद्र में संसद और राज्यों में विधान मंडल के द्वारा। ये बता चुका हूं मानवाधिकार के बारे में, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जैसे मान लीजिए कि 12 से 35 के बीच में आपको मिला हुआ अनुच्छेद में, हाँ ठीक है। तो अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? मतलब आप अपनी पैरवी लेकर के कहाँ पर पहुंच सकते हैं?
तो जब भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकारों का हनन होगा किसी भी व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट, कहाँ पर जाएगा वो बच्चा, वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है अपनी बात रखने के लिए, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका बताएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो हाई कोर्ट में जाना चाहता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाना चाहता है, तो अगर उसका उल्लंघन हो रहा है एफआईआर का तो हाई कोर्ट जाएगा। फिर वह किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 226 की बात कहेगा, 226 की बात कहेगा तो हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 की बात कहेगा तो सुप्रीम कोर्ट। और मेरा एक आपसे प्रश्न है, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन पावरफुल है? मेरा आपसे एक प्रश्न, जरा अपना सोचिएगा खाली समय में, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन आपका ज्यादा पावरफुल है? निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट तो आपका जरूर होगा, ये मतलब ऊंचा है, उच्चतम न्यायालय है, और ये क्या है? उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्चतम न्यायालय है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट होगा ना, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सर, अब आपका प्रश्न होगा कि सर अच्छा आप बताइए कि आप कैसे तब होगा, तब ये कैसे, ये कम है, पावरफुल है इन कंपेरिजन टू हाई कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति डायरेक्ट किस अधिकारों की रक्षा के लिए जाता है? मौलिक अधिकारों को लेकर जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये आपका मौलिक अधिकार को तो 226 के तहत सुनेगा ही, लेकिन और भी आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ मौलिक अधिकार को ही लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी तुलना में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकार को लेके जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट में आपका मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों का अगर आपको हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया सारी बातें। आइए अब फंडामेंटल राइट में संशोधन। अभी जैसे बताया कि शुरू में कितने थे? सात मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार घटा करके फिर उसको कहीं और रख दिया गया। तो रख दिया गया बच्चों, तो एफआईआर संशोधन में कैसे होता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा होता है, विशेष बहुमत। और उस विशेष बहुमत को क्या बोलते हैं? सेकेंड टाइप का बहुमत। क्वेश्चन बना दे कैसे होता संशोधन, तो सेकेंड टाइप का बहुमत, या इसी को बोलते हैं कुल का 2/3, मतलब जितनी संख्या उपस्थित है सदन में तो उसका 2/3 लोगों ने मिल करके और उस चीज को ओके कर दिया, अपना विचार दे दिया, तो उसमें संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये जितने मैंने लगभग 20-25 लिखा है, आपके कोई भी एग्जाम हो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं सब चर्चा करूंगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 17 बहुत ही, इस पे डबल ट्रिपल जितना स्टार लगाना लगा लीजिए आप। मैंने वही लिखा है जो आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, तो पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत जो है कि छुआछूत जो चीजें हैं, तो उसका अंत जो है कि ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17। क्या बताएंगे? अनुच्छेद 17। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से भेदभाव रखा जाता है, जैसे कि पहले क्या था कि मान लीजिए आप किसी जगह बैठ गए या कुर्सी पर बैठ गए या कैसे, अभी भी है हमारे समाज में है, हाँ? तो कहने का मतलब है जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की जो भावना है, अगर इस तरह की बातों का इसके अंत का वर्णन कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया। अगर मान लीजिए अभी भी कोई व्यक्ति इस तरह के व्यवहार रखता, बात रखता है, तो आप जा सकते हैं अपना बात रखने के लिए शासन प्रशासन के बाद। तो यहाँ से 1 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर तो किसके तहत जाएंगे आप? अनुच्छेद 17 के। भाई इस तरीके से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर 1 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो आपको वो नहीं पूछेगा, आपको ये जानना है कि अनुच्छेद, ऐसे पूछेगा अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे दिया है? अनुच्छेद 17 में। या ऐसे पूछ सकता है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। क्या है बच्चों? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या हो गया उपाधियों का अंत में? जो विभिन्न प्रकार की पहले उपाधियां दे दी जाती थी किसी न किसी को, अपने चहेते को, कैसे क्या है, तो वो सारी चीजों का अनुच्छेद 18 के तहत क्या कर दिया गया? इसको अंत। एक क्वेश्चन पूछता है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आपसे ज्यादा बताएंगे अनुच्छेद 18 में। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है 2 चीजों में। कहाँ पर? अन्य विभागों में कर दिया गया उसका अंत, लेकिन शैक्षिक में और सैनिक में, ब्रिगेडियर हो गए या शैक्षिक विभाग में पीएचडी होने के बाद ये मानद की उपाधि दी जाती है। तो प्रकार की तो उपाधि तो हो,
तो कहने का मतलब 2 जगहों पर अभी भी मतलब और जगह और जो विभाग है वहां पर अनुच्छेद 18 का पालन किया जाएगा, लेकिन जो शैक्षिक विभाग है और आपका सैनिक विभाग जो हमारी सेना है वहां पर इसको जो है फॉलो नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, शैक्षिक और सैनिक। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का क्या बच्चों? अनुच्छेद 21 का यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। पहली बात तो यही जानिए कि अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में नहीं था। क्या था? मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तब क्या हुआ? तब कैसे आ गया? तब 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये भी याद रखिएगा, ये भी आप याद रखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ अनुच्छेद याद करना है। तो पहले बात याद रखिए कि अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, 86वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन और 2002 के तहत क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारे देश में पढ़े बच्चों को अगर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो टीम बैठी तो वहां पर देखा गया कि नहीं, इसको जो है उठाकर कहाँ ला दे, हम इसको आपका फंडामेंटल राइट पे ला दे। इसीलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को एक संशोधन किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। इसको कहाँ पर ला दिया गया? अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। और हम जानते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है ये 12 से 35 के बीच में है, तो 21 का कहाँ आएगा? उसी के अंतर्गत आएगा, तो फंडामेंटल राइट के बीच में जाएगा। लेकिन ये जो पहले था 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों का अनिवार्य था, यह मतलब यहाँ पर आने से पहले अनुच्छेद 21 क में आने से पहले बच्चों क्या था? वह अनुच्छेद 45 में था। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और आगे देख लीजिए, फिर इसी संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं में क्या है? 6 से 14 वर्ष क्या अभिभावक उचित माहौल पैदा करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो संशोधन है बच्चों 86वां संविधान, इसके तहत तो यहाँ पे ला गया, और इसी संविधान संशोधन के तहत ही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इनकी संख्या कितनी है ये भी क्वेश्चन पूछता है। 11 भी मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल अभी इसका अलग से वीडियो आएगा फंडामेंटल ड्यूटी का मौलिक कर्तव्य का, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको। तो बच्चों इसी संविधान संशोधन के तहत जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो अभिभावक है बच्चों को क्या करेंगे? उचित माहौल देंगे घर पे। उनका भी एक ड्यूटी बनता है, एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 साल का बच्चा है तो बच्चे को पढ़ने लिखने का उचित माहौल दे, कापी किताब दे, पढ़ने का कुर्सी बेंच दे, टेबल दे, खाने पीने की अच्छी सामग्री दे, गिलास दूध दे। मतलब लगे कि बच्चा हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई, मतलब उसके जब भाई निश्चित रूप से बच्चा पढ़ेगा तो एक मानसिक या बौद्धिक रूप से काम करेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ हवाई काम चलेगा। उस बच्चे को सारी सुविधा उचित माहौल प्रदान करे, एक इसका काम है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी मौलिक कर्तव्य भी है। और इसको कब जोड़ा गया था? किसके तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। क्या है बच्चों? अनुच्छेद 24 बाल श्रम नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1986। इट मीन्स मतलब बच्चों से जो हम कल कारखानों में काम करवाते हैं या किसी ईट भट्ठे के जो होती है वहां पर बच्चों से ईटा ढवाने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि बाल श्रम नियंत्रण मतलब जो हमारा 6 से 14 साल का बच्चा है या 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में या कहीं भी, या जबरदस्ती या बालात जो श्रम होता है, बच्चे का मन नहीं जबरदस्ती भेज दिए पैसे के लालच में, जाओ वहाँ पे काम करो, तुमको इतने 1000 रुपये मिलेगा, कैसे क्या होगा। तो यह क्या है बच्चों? ये आपका एक बाल श्रम नियंत्रण अधिनियम है। तो पूछता है कि बच्चों को इसे किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 24 में जो बच्चे कारखानों में इत्यादि जगह जब काम करते इस पर रोक लगाई गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, लेकिन इसके बाद एक और चीज बताई, इसमें ढील दी गई थी, छूट दी गई थी। आप लोग हंसेंगे भी, इसलिए कि मतलब यहाँ पर तो है, लेकिन मान लीजिए आपकी गर्मी की छुट्टी है या जाड़े की छुट्टी है, अब घर पे काम लगा हुआ है, घर पे आपका नया घर बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो कहेंगे नहीं हम तो अनुच्छेद 24 का पालन करेंगे, हम बच्चों इतने साल के बच्चों को जो है कि 14 साल या 18 साल से नीचे के बच्चों को मतलब काम नहीं करना है। नहीं, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा छूट दिया गया कि अगर आप घर का काम हो और प्लस आपकी छुट्टी हो,
एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्कूल से आपकी क्या हो, छुट्टी हो, तब आप अपने घर, भाई आपका घर बन रहा है, निश्चित रूप से आप अपने उसमें श्रम का सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं, अनुच्छेद 24 के तहत मम्मी पापा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो छुट्टी हो, नहीं देखिए ऐसा नहीं कि विद्यालय बंक करके, विद्यालय बंक नहीं काम करना है, ठीक है। विद्यालय बंक, आपके विद्यालय की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी हो, तब आप अपने घर में आप श्रम दान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जानते रहिएगा। अनुच्छेद 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म, इसे इंग्लिश बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सिविल कोड या एक समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समान, देखिए एक समान है भी 4 एक समान जो लग रहा है, तो एक समान नागरिक संहिता एक कहाँ पर लागू है बच्चों, गोवा में। कहाँ पर लागू है, महाराष्ट्र के ठीक बगल में क्या है, गोवा है। देखिए गोवा पर क्वेश्चन पूछेगा कि एक समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है, गोवा में। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, इसका बताएंगे अनुच्छेद 44 में। इसमें क्या है, एक समान नागरिक संहिता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मान लीजिए अगर हिंदू की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि मतलब पुरुष वर्ग को ही, जैसे बेटियां हुई उनकी शादी हुई, चल गए अपने घर चली गई, ससुराल चली गई, तो यहाँ की जो भी संपत्ति है क्या है, पुरुषों को बांट दी जाती है, बहनें अपना जहाँ पर शादी है वहां को देखती हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक समान नागरिक कहना चाहता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर एक पिता की बेटी दो बेटा है तो ये पूरी संपत्ति चारों लोगों में बंटनी चाहिए, बराबर बराबर बंटनी चाहिए। यह हो गया। अगर हम शादी की बात कर लें, जैसे आपका मुस्लिम में इजी तरीके से शादी हो जाती है, लेकिन हिंदू में देखें तो वहाँ पर बहुत से दाव पेच होते हैं, शादी वगैरह करने कराने में सारी बातें हैं। तो इसका डिटेल बच्चों हम आगे भी बताएंगे, सारे वीडियो में देखिएगा। तो यही है, एक समान नागरिक संहिता क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है बच्चों, अभी यहाँ बताया ना कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देख रेख और शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा, उनके मम्मी पापा करेंगे। अनुच्छेद 45 में क्या है वर्णन, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका देख रेख, उनको नहलाना धुलाना, सही ढंग से अच्छे से भोजन देना और शिक्षा का प्रबंध करना, ABCD की किताबें ला के देना, तो बिल्कुल ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 के तहत 0 से 6 साल के बच्चों की देख रेख और शिक्षा संबंध कौन करेगा, उनके गार्जियन करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। क्या है बच्चों, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। सर अब आपको लग रहा हो सर कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो कार्यपालिका से कहने का मतलब है जो आपके राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मतलब कार्यपालिका दो तरीके से देखी जाती है। कार्यपालिका कार्य करने से संबंधित है, अभी इसका भी मैं डिटेल वीडियो ला दूंगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि कार्यपालिका में मतलब एक केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है और राज्य की कार्यपालिका अलग होती है। केंद्र वाले में क्या होते हैं, आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे और इसके नीचे चैनल बना हुआ है, ठीक है। और राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएंगे और आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये सारी चीजें बनी हुई है, तो हम अब सब डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, और न्यायपालिका में क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या हो जाएंगे, न्यायपालिका। तो इनको भी जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, जो टीम थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक ही में रहेगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इनका इन पर क्या रहेगा, दबाव रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएगा, हाई कोर्ट अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले पाएगा। तो क्या किया गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 52। क्या है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ये सब पुलिस परीक्षा में पूछेगा। अनुच्छेद 52 अभी पूछा गया था, और अनुच्छेद 352 ऐसे पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे दिया था 352, 356, 360 और एक और दे दिया था। अभी जो विगत अभी परीक्षा अभी रिसेंटली हुआ है यूपीपी का, ठीक है। तो भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ध्यान से और देख लीजिए पाठ से। तो अनुच्छेद 52 के क्या कहना चाहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, या राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में कहाँ पर किस अनुच्छेद में चर्चा है, अनुच्छेद 52 में। और फिर वही अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति के पी मैंने लिखा है प्रेसिडेंट, पी का मतलब क्या समझेंगे, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें बताई गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। वैसे मैं राष्ट्रपति से संबंधित एक पूरा वीडियो लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपकी चीजें, लेकिन अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूँ तो एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। तो हो जाएगा अनुच्छेद 52 का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 के समय के तहत
राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बताई गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बताई गई है। और अनुच्छेद 60 के तहत शपथ, किसके शपथ, वही पी मतलब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शपथ लेगा, किसके तहत लेगा, किस अनुच्छेद के तहत, क्या बताएंगे, अनुच्छेद 60। आगे देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, ये भी पी के लिए मतलब प्रेसिडेंट के लिए है। तो महाभियोग मतलब अगर चाहते हैं कि राष्ट्रपति उलझुल काम कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं हमारे हिसाब से चल रहे हैं, तो इनको हटाने की भी प्रक्रिया होती है, इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये किसके तहत होता है, सीधे सीधे आप याद रखिए कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, लेकिन किस प्रक्रिया के थ्रू, और ये महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू। और महाभियोग किसके लिए लगता है या सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ये भी जानते रहिए। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा था अभी पुलिस की परीक्षा में, अभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये क्षमादान, जो राष्ट्रपति है क्षमादान कर देता है किसी को, मतलब कोई भी क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, तो राष्ट्रपति को इतना पावर होता है तो किसी को क्या कर दे, क्षमा, मृत्यु दंड हो, कुछ भी हो, तो उसको क्षमा कर सकता है। तो लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत, याद रखिएगा। ये भी पी के लिए ही बता रहा है, मतलब राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 80, क्या है बच्चों, अनुच्छेद 80, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ठीक है। राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, क्या करते हैं, राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। राज्यसभा, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा बड़ी सदन होती है और लोकसभा क्या होती है, छोटी सदन होती है। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में, जो उच्च सदन है, राज्यसभा में कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है। आइए और देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है। अनुच्छेद 352, ये तो बताया ना, तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस परीक्षा हुई थी, ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे, 352। ऐसा नहीं कि उसी में आया, अब जितने भी एग्जाम्स लगे हुए आपके, राष्ट्रीय आयुक्त परीक्षा हो गई, यूपीएसआई का हो गया, ठीक है, और एसएससी सीजीएल का हो गया, या जितने भी आपके वनडे एग्जाम अभी आने वाले, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया बच्चों, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बस नाम अलग रहेगा कि परीक्षा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न वही आपको देखने को मिलेंगे। 352 राष्ट्रीय आपात। 52 में, अब देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। 52 है ना, 52 में 4 जोड़िए, 52 में क्या जोड़ दिए, 4, तो क्या हो जाएगा 356, और क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। हिंदी में बोलिए 56, 56 में क्या आ रहा है, न आ रहा ना, 56, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, याद कर लेंगे। 352 तो याद करना पड़ेगा, 352 में राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय आपातकाल भी कहेंगे, आपात या आपातकाल एक ही होता है। तो 352 अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 56 शासन, किसका शासन, राष्ट्रपति शासन। और कहा जाएगा, और देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है कि वित्तीय आपातकाल जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो क्या बताएंगे बच्चों, 360। इसमें भी 4 जोड़िए, 52 4 56, 56 4 60, तो 52 में राष्ट्रीय आपात, इसमें राष्ट्रीय याद रखिएगा, और 56 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और 360 में 360 वित्तीय, क्या हो जाएगा, ये वित्तीय याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। पूछता है कि ऐसे पूछेगा, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, तो क्या बताएंगे, ग्राम पंचायतों का संगठन, या ग्राम पंचायतों का संगठन, या ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में का वर्णन कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 40। कैसे याद होगा, मेरे साथ बढ़े तो ट्रिक तो मिलेगा ही आपको। 40 पंचायत में चा आ रहा है ना, पंचायत, तो इसे 40 जोड़ लीजिए, और अलग से मत याद करिए, ग्राम पंचायतों का संगठन, पंचायत 40 क्या हो जाएगा, 40। तो जब कभी भी एग्जाम में आए ग्राम पंचायत के बारे में, तो आप बस इसी में छुपा हुआ इसका उत्तर 40 खुद कर रहा है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 324 अनुच्छेद क्या है, 324 निर्वाचन आयोग, मतलब ये जो चुनाव वगैरह होने हैं उसकी एक आयोग बनेगा, कमेटी बनेगी, तो निर्वाचन आयोग 24, इसको भी देखेंगे। 324, 300 हटाइए, 24 च वहां भी आ रहा है, और निर्वाचन च यहाँ भी आ रहा है, ऐसा कुछ कोरिलेट करके याद कर लीजिए। 324 मैं तो ऐसे याद किया हूँ, ठीक है, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है। नेक्स्ट है 368 किसके लिए है, तो संशोधन प्रक्रिया, किसके संशोधन प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान में जो बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं, तो ये भी एक अनुच्छेद के तहत होते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, वन एंड ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 368
तो 3 बार बोल लीजिए, 368 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है वो 368 के तहत होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में पीएम प्रधानमंत्री कहा जाएंगे। 75 पीएम मतलब प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मतलब प्रधानमंत्री साहब हो गए और उनका जो मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद है उनकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है बच्चों? अनुच्छेद 75 में। 75 प्रधानमंत्री, 75 प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 155 555 नहीं, वॉशिंग पाउडर 555, ठीक है। अनुच्छेद 155 तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, ठीक है। 155, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री व उनके मंत्री परिषद की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की बात करेगा तो 164, मुख्यमंत्री की बात करेगा तो 164, राज्यपाल की बात करेगा तो 555, मैंने बोल दिया इसे मजाक के रूप में, आप 155, राज्यपाल 155, ठीक है। राज्यपाल 100। अगर हम यहाँ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी है राज्यपाल। तो मालूम कोई कपड़ा है, कोई अपना धो रही है, कोई सरफ साबुन कौन सा यूज कर रही है? 555 वॉशिंग पाउडर, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से राज्यपाल, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये 155 याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के बारे में 164, सब याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी पूछता है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक है। देखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360 है, वित्तीय आपातकाल 360 है। और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत है। और संघ लोक सेवा आयोग, इसी को क्या बोलते हैं? यूपीएससी, जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, तो यही है संघ लोक सेवा आयोग। इसका वर्णन कहाँ पर है बच्चों? 315, मेरे साथ बोलिए, 315 के तहत यूपीएससी के बारे में भी बताया गया है। मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अनुच्छेद 315, आई होप याद करेंगे। दो और देख लीजिए। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC/ST का आरक्षण। लोकसभा, राज्यसभा बताएं कि लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो उसमें बच्चों लोकसभा में ST शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आरक्षण मतलब कितनी सीटें होंगी लोकसभा में? SC की कितनी सीटें होंगी और ST की कितनी सीटें होंगी? अनुसूचित जाति की कितनी सीटें होंगी, अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें होंगी? तो ये इसका प्रावधान किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो पूछा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से कि बताइए, एक अनुच्छेद बताइए कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, ऐसा कौन सा पद है जो कि इन सारे जो अनुच्छेद बताए गए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पद के रूप में महत्व रखता है? तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आपके मन में आओगे सर ऐसा क्या करते हैं? एक्चुअली बच्चों क्या करते हैं कि मतलब पूरे भारत के मतलब एक खजांची के रूप समझ जाइए। मतलब ये देखते हैं कि कितना धन है भारत के खाते में, उनका जो खजाना है, कितना पैसा है, कितना कहाँ पर जा रहा है, कितना जाना है। या मोदी जी कह रहे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट इस राज्य के लिए दिया जाए, इतना 2000 करोड़ वहाँ के लिए दिया जाए। तो ये सारा लेखा जोखा जो है इन्हीं भाई साहब के पास होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये पूरा मतलब पूरा उनकी पहली निगाह रहती है कि अच्छा इतना पैसा 200 करोड़ वहां जा रहा है, 500 करोड़ वहां जा रहा है, 10,000 करोड़ इसमें लग रहा है, वहां पर पुल बनाने, मतलब पूरा इनके पूरा निगाह रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और किस अनुच्छेद के तहत? 148 और 330 के तहत लोकसभा में SC याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, क्या बच्चों? महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। तो सरकार का भी एक वकील होता है, लिखा न्याय लिखा है ना, महान्यायवादी। तो ये मतलब ये सरकार के सरकारी वकील होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इनको बहुत अनुभव होता है। तो सरकार को कोई फैसले लेना है तो वो इनके पास जाते हैं। तो ऐसे पूछेगा कि महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी का तो बताएंगे 76, अनुच्छेद 76। और दो और बचा हुआ है, अनुच्छेद 48 और 49 का देख लो। कृषि एवं पशुपालन का गठन, मतलब जो कृषि है
जिससे कि कृषि करेंगे तभी तो हमको भोजन मिलेगा, खाना पीना मिलेगा। तो कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 के तहत बच्चों। और 48 क में क्या है, पर्यावरण संरक्षण। पहले कृषि बात कर ले, हम पशुपालन कर ले, इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण संरक्षण भी जाएगा। तो कृषि एवं पशुपालन का अनुच्छेद 48 के अंतर्गत हो जाएगा। और पर्यावरण, ये भी पूछता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है कब, किसके अंतर्गत की गई है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 48 क। तो इस तरीके से बच्चों हो गया, और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। थोड़ा सा ये मुझे बनाना पड़ता है, और अगर डिटेल में और हायर लेवल इवन PCS हो गया, RO होगा, ऐसे क्या हो गया, तो बच्चों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 7007223916। राज सर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं बच्चों। इसका डिटेल पूरा कायदे ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको सारा वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको लगे रहिए और मेहनत करिए, ऐसे मैं तो वीडियो दे ही रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।